हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 10 of your NCERT book titled as Haloalkenes and Haloarenes. So बच्चों, आज का हमारा ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा because uses of these compounds have been deleted from your syllabus. और आप चाहो तो खुद उसको पढ़ सकते हो. दैट देयर इज़ नथिंग दैट नीड टू बी एक्सप्लेन टू यू. ठीक है. सो आज हम बच्चों बेसिकली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स. इट्स हेलोएरीन्स. ओके. सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड आई टोल्ड यू कि वाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट लेस रिएक्टिव होने के बावजूद भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है और वो आपके हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है. बट हम बच्चों आज ये सीखेंगे कि हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कैसे फेवरेबल बना सकते हैं किसी भी हेलोएरीन के लिए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. ये हम पढ़ रहे थे और जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर सब सेक्शन वो है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो जो मैंने आपको 4 रीजंस दिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको चारों के पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए अच्छे से. अब आज आपको हम सिखाते हैं कि भाई कैसे रिएक्शन हम टेक प्लेस करवा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हेलोएरीन्स के अंदर, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है बट अनरिएक्टिव तो नहीं है ना. यानी कि रिएक्शन हो सकता है अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस इसको दे दें अपने हेलोएरीन को. तो बच्चों एक तो सिंपल है कि अगर आप अपने हेलोएरीन को हीट करते हो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere, तो आपके पास क्लोरीन हट करके एक कोई और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाता है. ठीक है. तो ये तो मतलब हमने कुछ कंडीशंस दी अपनी रिएक्शंस में और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली टेक प्लेस हो गया. क्या क्या था? एक तो टेम्परेचर रखा 623 केल्विन, एक प्रेशर रखा 300 एटमॉस्फेयर और इसी के साथ हमने रखा बच्चों एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो इससे हुआ क्या कि आपके पास ये क्लोरीन हट करके कोई और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लग गया. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप. सो दिस इज सिंपली दिस रिएक्शन. सो ये तो बात हो गई कि हमने भाई कुछ कंडीशंस दी और ये काम हो गया. अब बच्चों हम ये सीखते हैं कि हम कैसे हेलोएरीन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवरेबल बना सकते हैं. हमने कल पढ़ा रीजंस कि भाई फेवरेबल क्यों नहीं है, बट आज हम उन्हीं रीजंस के ऊपर हमने थोड़ा सोचा और हमने कुछ ऐसे मेथड निकाला जिससे कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी फेवरेबल बना सकते हैं फॉर अ हेलोएरीन. सो बच्चों वो मेथड है द प्रेजेंस ऑफ an electron withdrawing group. The presence of an electron withdrawing group. इसका एग्जाम्पल दे तो आपको NO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. आप आगे सीखोगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं इन दी अपकमिंग चैप्टर्स. ठीक है. बट अभी आपके लिए एक एग्जाम्पल बहुत है NO2 का. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और ये होना कहाँ पर चाहिए बच्चों? स्पेशली एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन. ऑर्थो एंड पैरा पर सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. होगा क्या? दैट इट इंक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. यानी कि एक इस तरह का ग्रुप है जो कि
इलेक्ट्रॉन्स को के इफ़ेक्ट को कम कर रहा है आपकी बाकी लगी हुई चेन के अंदर। यानी कि अगर मैं एक हेलोएरीन के अंदर इस ग्रुप को डाल दूं, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, सो ये क्या कर रहा है कि इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, वी ऑल नो दैट हेलोएरीन्स आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। सो ये क्या कर रहा है, ये अगर मैं यहाँ पर पैरा पर या फिर मेटा पर पैरा पर या फिर ऑर्थो पर NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ, सो ये इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है इस हेलोएरीन पे से। उससे होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, सो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कम रिपल्जन फेस करना पड़ेगा और वो ईजिली आकर के Cl को रिमूव करके खुद यहाँ पर अटैच हो पाएगा। तो हमने ये देखा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर रहे हैं, सो जो टेम्परेचर हमें पहले 623 केल्विन देना पड़ रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम 443 केल्विन से ही हो जा रहा है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, आपके पास NOH का सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ओके, और ऐसा करने पर आपके पास बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक कम टेम्परेचर पर हो रही है, प्रोवाइडेड यू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो बच्चों आपने देखा कि अगर मैंने पैरा पर लगाया अपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो मेरा जो टेम्परेचर था वो हमने कुछ अमाउंट से कम कर दिया कि भाई आप इतना हीट करो आपका काम हो जाएगा। बट मैंने लगाया था सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पर, बट अभी भी मेरे पास 2 मेटा पोजीशन खाली हैं। तो अगर मैं इन दोनों मेटा पोजीशंस पर भी अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा, सो ये जो रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक बहुत ही कम या फिर आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर पर भी टेक प्लेस हो सकता है कि सिर्फ हल्का सा गर्म किया और आपका ये रिएक्शन हो गई। तो ऐसा कब होगा? ऐसा बच्चों तब होगा जब आपके पास ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर और इस पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह से हो कि अगर आपके पास ये इस तरह का एक हेलोएरीन है जिसके दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर और इस मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये सिर्फ थोड़ा सा गर्म करने पर टेक प्लेस हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? और आप बाद में इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो टू ऑब्टेन योर प्योर न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू कुड गेट कि हमने कैसे हेलोएरीन्स को थोड़ा मॉडिफाई करा जिससे कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर पाए। सो बच्चों आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक बात शायद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, शायद ना भी आ रहा हो, बिकॉज अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको दिखाया था वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन रिंग, कि भाई सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन की ही बात यहाँ पर क्यों हुई? मेटा भी तो एक पोजीशन है ना एक हेलोएरीन के अंदर। सो हमने मेटा पोजीशन पर क्यों बात नहीं करी कि भाई हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन? बच्चों उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो वो ओवरऑल इस हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर फ़र्क नहीं डालता। और हमारा मेन लॉजिक जो हम दे रहे हैं यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को लगाने से, वो यही दे रहे हैं कि ये यहाँ पर आकर के हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर कम क्यों नहीं कर रहा? चलो नहीं कर रहा वो ठीक है, बट क्यों नहीं कर रहा कम? बच्चों उसके पीछे का रीज़न है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक बेंजीन रिंग का, जो कि हमें सिखाता है कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज़ होती हैं वो बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होती हैं, मेटा पर बहुत ही कम होती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप ऑर्थो और पैरा पर लगाते हो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मेटा पर इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि मेटा पर पहले से डेंसिटी कम है। अगर आप लगा भी रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? ओके, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों एक बार वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ बेंजीन रिंग का, ताकि आप ये सारी बातें समझ पाओ। या फिर अगर आप बनाना नहीं चाह रहे वैसे बनाओ, आई विल आस्क यू। अगर आपको बच्चों अभी देखना है इसी समय पर तो मैं आपकी NCERT की बुक का बताता हूँ पेज नंबर, लेट मी चेक वंस किस पेज पर है।
हाँ जी बच्चों, सो वो पेज नंबर मेरी बुक के अंदर तो 305 पर है। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करोगे, सो वहीं पर नीचे गिवन है 4 अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एक हेलो बेंजीन रिंग के। तो आप वहाँ पर ध्यान से देखो कि जो ये दिखा रखा है ना उसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो किन किन पोजीशंस पर है। तो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो, मेटा और फिर ऑर्थो पोजीशंस पर ही आपको दिखाई देती है। सो मेटा पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सो अगर आप बच्चों लगा भी रहे हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, सो वो इतना इफेक्ट नहीं डालता। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को मेटा पर नहीं रखते, सिर्फ ऑर्थो पर और पैरा पर ही रखते हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट भी अब क्लियर हो गया होगा। और बच्चों इसी के साथ हम अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी यहाँ पर एंड करते हैं। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आप देखो हेलोवेरिन के केस में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आपके पास ऑर्थो पर, पैरा पर ये पॉइंट्स अवेलेबल है जहाँ पर साफ साफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ आपको मिल जाता है। सो भाई ऐसे प्लेसेस पर तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करता है एकदम से अटैक कर देगा फॉर श्योर। तो बच्चों यहाँ पर स्पेशली हेलोवेरिन्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होता है। सो प्लीज़ नोट दिस डाउन ऑफ दिस पेज, आई एम टर्निंग माई पेज। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको बच्चे ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हो स्ट्रक्चर ऑफ ए हेलोवेरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक तो बेंजीन की रिंग होती है और इस बेंजीन की रिंग की एक पोजीशन पर आपका एक हेलोजन लगा होता है। अब हमें अच्छे से मालूम है कि भाई हेलोजन इज़ बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर अ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही एक बनाया था और आप उसको आगे बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को साफ साफ ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पोजीशंस पर रख देता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपका आएगा, उसको अटैक करेगा और आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हेलोजेंस इन केस ऑफ एन हेलोवेरिन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ओके, ऐसा हम क्यों कहते हैं? दैट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन हेलोवेरिन। सो ये तो होगी इसके बच्चों इसके अंदर पहली बात। अब दूसरी बात इसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है, सो हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेंजीन था और बेंजीन पर कोई भी हेलोजन अटैच नहीं था, सो हम ये देख रहे थे कि जो हमें कंडीशन देनी पड़ रही थी फॉर अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टेक प्लेस, दैट वाज वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही सिंपली हमारी ये रिएक्शन हो जा रही थी। बट जब हमारे पास एक हेलोजन एटम यहाँ पर लग गया, यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ आ गई, सो हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन सब देनी पड़ रही हैं जब जा कर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यानी कि फेवरेबल तो है बट बेंजीन के कंपैरिजन में फेवरेबल थोड़ा सा कम है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों? उसके पीछे का रीज़न है ये हेलोजन एटम। भाई खुद सोचो, हेलोजन एटम इज ऑल्सो अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, कि भाई उसके पास भी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। सो वो यहाँ पर जब बैठा है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गेन करेगा? थोड़ा बहुत तो वो भी गेन करेगा ना। यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है ओवर अ बेंजीन रिंग। सो दैट इज सिंपली द रीज़न वाई वी हैव टू गिव मोर ड्रास्टिक कंडीशंस फॉर electrophilic substitution reactions to take place in case of a haloarine as compared to benzene. The reason why I told you this was कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। सो वो उसके पीछे का आंसर है कि ये जो हमारे पास हेलोजन एटम है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग. As a result, the ring gets quite deactivated as compared to the benzene ring. ठीक है, यानी कि this is acting as a deactivating group.
ओवर हेलोवेरिन। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप दोनों ही पॉइंट्स को समझ गए हो। सो भाई थोड़ा सा ही डीएक्टिवेटिंग है, बाकी रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो यहाँ पर बच्चों बेसिकली 4 अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। ये पहली है हेलोजिनेशन, दूसरी है बच्चों नाइट्रेशन, तीसरी है सल्फोनेशन और चौथी है फ्रिडल-क्राफ्ट्स। द फोर्थ वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सारी बहुत सिंपल है, आप देखोगे समझ जाओगे। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बट आई होप कि आप मैकेनिज्म समझ गए हो, यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म कि हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस और किस पोजीशन पर आकर के आपका वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो बच्चों पहली रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आपका हेलोजन आकर के अटैच हो जाएगा इस रिंग के साथ। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक हेलोजन लगा हुआ है, इट्स अ हेलोवेरिन। ओके, अब इस हेलोवेरिन में हम क्या कर रहे हैं कि अपने हेलोजन को ऐड करवाना चाह रहे हैं, वी आर एडिंग एन हेलोजन। तो कंडीशन होती है कि आपके पास यहाँ पर होना चाहिए बच्चों एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड, तो उसको आप रख दीजिए। और ऐसा करते ही क्या होगा कि पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर आपके पास ये Cl अटैच हो जाएगा एंड देयरफॉर यू विल बी हैविंग एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, नाम से क्लियर है, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन की एडिशन हो रही है। सो ये एक प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट क्या है कि मेटा पोजीशन, सॉरी नॉट मेटा, बाय मिस्टेक आई एम यूजिंग द वर्ड मेटा इन प्लेस ऑफ ऑर्थो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, सो ये 2 अलग अलग फेवरेबल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से बेसिकली जो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों ये होता है। मेजर ये क्यों होता है, आई हैड टोल्ड यू इन द सेम चैप्टर ओनली, आई हैड टोल्ड यू, आई रिमेंबर कि इसकी बच्चों जो क्रिस्टल्स के अंदर अरेंजमेंट होती है पैरा पोजीशंस पर, वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रॉपर होती है। सो ड्यू टू विच दिस इज़ अ मोर स्टेबल एंड देयरफॉर अ मेजर प्रोडक्ट, जहाँ पर भी आपका पैरा पर वो अटैच होगा। ठीक है, आप एक बार देखोगे कि आगे चल करके कि वहाँ पर मेटा मेजर होता है, बट वो एक स्पेशल केस है। जनरली आप याद रख सकते हो कि पैरा वाले मेजर प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो दिस वाज हेलोजिनेशन। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन है आपके पास नाइट्रेशन। यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रो का ग्रुप ऐड हो जाएगा, यू विल बी हैविंग अ नाइट्रो ग्रुप ऑन दिस ऑर्थो एंड पेटा पोजीशन। तो फिर से वही है कि आपके पास यहाँ पर ये हेलोजन है, आप रिएक्शन करवाते हो नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपके पास ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग जाता है। एज सिंपल एज दैट। पैरा वाला ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेटा वाला माइनर बनेगा। दिस इज योर NO2 नाइट्रेशन रिएक्शन। अब बच्चों बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की, विच इज सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फेट का ग्रुप, और बेसिकली ऐसे से सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, सल्फोनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल बी हैविंग अ हेलोवेरिन विद यू, जस्ट ड्रॉ इट आउट, और हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे बच्चों कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और थोड़ा सा इसको हीट भी करेंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर आपके पास सल्फोनिक ग्रुप दैट इज HSO3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस, ऑल दीज 3, और इतनी इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है आपके एग्जाम के लिए। और बच्चों HSO3 में बेसिकली S डायरेक्टली बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, तो रिमेंबर दैट। बस लिखने के लिए मैंने इसको HSO3 लिखा, बट S इज
डायरेक्टली बॉन्डेड विद दिस कार्बन। सो कई बुक्स के अंदर एस पहले लिखा जाता है, बाद में ये सब लिखते हैं एच वगैरह। सो दिस वॉज द मेटा पोजिशन। वी ऑल्सो हैव दिस एट द पैरा पोजिशन, एंड पैरा पोजिशन वाला ही आपके पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर भी होता है। सो बच्चों दिस वॉज योर सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये हमने 3 रिएक्शन डिस्कस कर ली हैं। दे वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको याद होनी चाहिए, मान लेते एग्जाम में आ गई। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप इंस्टेंटली भी वहाँ पर इसको सोच करके कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों लास्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, सो फॉर दैट आई एम टर्निंग माई पेज। सो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पहले तो एक हेलोएरीन होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद आप उसका रिएक्शन करवाते हो एक हेलोएल्कीन के साथ। नाउ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन कि आप रिएक्शन करवा रहे हो एक हेलोएरीन और एक हेलोएल्कीन के साथ, और आपको जो चीज़ मिलती है वो दोनों का मिक्सचर होता है कि आपके पास ये जो हेलोएल्कीन का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो बच्चों इस हेलोएरीन के रिंग में अटैच हो जाएगा एट दी इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? देखो एग्जाम्पल्स देखो, इसके बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको हम आगे चैप्टर्स जो आने वाले चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी इसको हम पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म्स में। यहाँ पर क्या है, पहले एक हेलोएरीन लेंगे हम। सो दिस इज़ योर हेलोएरीन, और इसको आप रिएक्ट करवाते हो विद एन हेलोएल्कीन। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है क्लोरोमीथेन सॉरी। और जब आप इसको बच्चों एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में रिएक्ट करवाते हो, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस। सो व्हेन यू react the two with in the presence of anhydrous aluminium chloride, सो आपके पास बच्चों क्या होगा कि ये जो यहाँ का एल्काइल ग्रुप है, इस हेलोएल्केन का जो एल्काइल ग्रुप है, ये आकर के या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर आकर के अटैच हो जाएगा, और ये आपके पास आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। सो रिएक्शन करने में बहुत ही सिंपल है, बाकी सब की तरह ही है। बस ध्यान आपने क्या रखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी बच्चों अटैच होने के लिए, यहाँ पर आएगी आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये तो हमने कर दिया पैरा पर, और अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर ऑर्थो पर। और मेजर आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। मेजर होगा पैरा, माइनर होगा आपका ऑर्थो। I don't know why today I am so much confusing between ortho and meta, but keep in mind कि ये पोजीशन बच्चों ortho है, this is ortho position where I am attaching these nucleophiles. Similarly एक और important reaction है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है that is very important, इसको आप आगे भी यूज़ करते हो ओके इन दी अपकमिंग चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट बन करके आपके सामने आता है ये एक क्लोरोएसिटोफिनोन। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करते हो बच्चों, फिर से एक हेलोएरीन को रिएक्ट करवाते हो एक हेलोएल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और फिर से वही सेम रिएक्शन होती है। नाउ दिस रिएक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू मस्ट लुक एट द प्रोडक्ट केयरफुली, क्योंकि कभी कभी ये रिएक्शन डायरेक्टली भी आती है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन। सो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, ये जो एल्काइल ग्रुप है आपके पास, ये आकर के एक बार पैरा पर एक बार मेटा पर ऑर्थो पर आकर के अटैच हो जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग योर प्रोडक्ट्स। तो मैं उसको नीचे प्लॉट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स को। सो पैरा पर आकर के बच्चों जब ये अटैच होगा, सो दिस इज योर C
डबल बॉन्ड O CH3। सो ये तो बात होगी बच्चों किसकी, जब ये पैरा पर था, ऐसे सिमिलरली आप बात कर लोगे ऑर्थो पोजीशन पर भी। सो द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी सिंपल, बस अपने प्रोडक्ट्स पर थोड़ा ध्यान देना है एंड दैट्स इट। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसकी नेसेसरी कंडीशन देख लो क्या चाहिए आपको, एक तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए, इसकी ब्यूटी देख लो, हेलोएरीन प्लस हेलोएरीन आपने करना है, फिर आपके पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आपके पास ये एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। सो दिस इज वाज योर फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फिर अब आप ध्यान रखना कि कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा डेंसिटी होती है, पैरा और ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, ये रीज़न आपको मालूम होने चाहिए सारे। ओके, अगर आपको ये सारा कुछ मालूम है सो आप ये समझ सकते हो कि आपने बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया है। और अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा सो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। स्पेशली देखना इस फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन को, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वैसे इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे को ज़रूरत नहीं आपको एग्जाम्पल देने की, आप एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप कैसे दो अलग अलग कंपाउंड्स को रिएक्ट करवा रहे हो और एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे हो। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। सो इट्स एन हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज़ मेंशन इट आउट। अब बच्चों बस लास्ट की रिएक्शन रह गई है, दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हेलोएरीन्स, वो डिस्कस करते हैं, देन विल एंड टुडेज लेक्चर, बिकॉज उसके बाद आपका ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाता है। बट अब भी ये जो बची हुई दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर बोल के पूछ लेता है कि राइट डाउन वर्ड्स फिडिक रिएक्शन और राइट डाउन फिडिक रिएक्शन। ठीक है, सो दोनों को ध्यान से देखो और you will find both of them interesting because you can relate them with a particular reaction that you already studied. So reaction with metals, किसकी रिएक्शन हो रही है बच्चों, ये हेलोएरीन्स की रिएक्शन हम करवा रहे हैं with metals. So यहाँ पर बच्चों क्या होता है बेसिकली, इसमें पहली रिएक्शन जो आपकी है वो है बच्चों वर्ड्स फिडिक रिएक्शन। आपने एक वर्ड्स रिएक्शन पढ़ी थी, दैट वाज अ रिएक्शन विद हेलोएल्कीन। ये है बच्चों वर्ड्स फिडिक रिएक्शन। सो ये है विद एन हेलोएरीन। हेलोएरीन कैसा होता है, एक इस तरह का कंपाउंड होता है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पर कहीं पर आपके पास एक हेलोजन लगा होता है। सो दिस इज हेलोएरीन। आप क्या करते हो, इसका रिएक्शन करवाओ दे विद मेटल, और मेटल के साथ साथ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन करने वाली है कि यहाँ पर भी आपके पास एक बच्चों हेलोएल्कीन होता है। यानी कि वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में और फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये दो ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर आप दोनों हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स को इंक्लूड करते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका हेलोएल्कीन है, ये आपका हेलोएरीन है, साथ में एक मेटल है। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये जो है हेलोएरीन की ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ आपका ये बच्चों R यानी कि एल्काइल ग्रुप आकर के लग जाता है। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू विल नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन एंड वर्ड्स फिडिक रिएक्शन। आई होप कि आपने डिफरेंस देख लिया होगा, क्या डिफरेंस है। देखो वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि इस एराइल चेन में एक एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो रहा था, तो वो यहाँ पर भी हो रहा है। बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कहीं पर भी आपको हेलोजन नहीं दिखाई दे रहा होगा, देयर इज़ नो हेलोजन इन दिस कंपाउंड। जबकि जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है वहाँ पर आपको हेलोजन मिलता है, और ये जो R है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर आकर के अटैच होता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसने उस हेलोजन को रिमूव किया और फिर खुद आकर के वहाँ पर लगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक एराइल एल्काइल ग्रुप फॉर्म करना है, सो आपने बच्चों वर्ड्स फिटिक रिएक्शन को यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हेलोजन नहीं है, सिर्फ एक एराइल और एक एल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज़ द बेस्ट इफ पॉसिबल रिएक्शन। ठीक
ठीक है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन प्लस दी बायर प्रोडक्ट्स सोडियम हैलाइड. ठीक है. सो बच्चों वर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपने यहाँ से सिंपली ऑब्जर्व भी कर ली होगी. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद मेटल विच इज़ ओनली फिटिक रिएक्शन. और आप बच्चों देखोगे कि फिटिक रिएक्शन और वर्ज रिएक्शन, ठीक है, ये होगी फिटिक रिएक्शन. और वर्ज रिएक्शन आपने पढ़ी थी बच्चों हेलो एल्केन्स के केस में इन द प्रीवियस लेक्चर. वर्ज रिएक्शन तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों का सेम बिहेवियर है. जो रिएक्शन ये जो काम ये कर रही है वही काम वो भी कर रही थी, बट वो काम कर रही थी विद रेफरेंस टू हेलो एल्कीन, ये काम कर रही है विद रेफरेंस टू हेलो एरीन. यानी कि आप यहाँ पर ट्वाइस ऑफ हेलो एरीन लेते हो और आपके पास क्या होता है कि इसको आप जब सोडियम में मिक्स करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो आपके पास एक हेलो एरीन ही ऑब्टेन होती है, लेकिन उस हेलो एरीन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं दैट इज़ डबल एज दैट प्रेजेंट हेयर. मतलब ये अगर एक एराइल ग्रुप है तो वहाँ पर ऐसे दो एराइल ग्रुप्स आपस में लगे होते हैं. लेट मी शो यू. कुछ इस तरह से आपके पास बच्चों ऑब्टेन होती है. ठीक है. दे बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब इसी की ये कॉपी देख रहे हो. यहाँ पर दो थे, सो ये क्या हुआ, अब टू से आकर के दोनों एक बॉन्ड में बंध गए एक दूसरे के साथ. आपके पास यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बना ट्वाइस ऑफ सोडियम हैलाइड. सो आपने बच्चों फिटिक रिएक्शन को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया और वर्ड्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया. तो आपने देखा कि जो फ़र्क है वो किसका है, बस इस एराइल ग्रुप का फ़र्क है कि यहाँ पर ये एराइल ग्रुप है, वहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप था. ओके. वरना आप देखो कि दोनों रिएक्शन का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है. जो फिटिक में हो रहा है वही वर्ड्स में हो रहा था, और दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन एक अलग ही चीज़ है. दैट कैन बी क्लियरली नोटिस्ड एंड सीन बाय यू. सो बच्चों मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारी रिएक्शंस जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं ये सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और अब आप इन पर आने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे. और बच्चों अगर आपने अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है तो इस लेक्चर के जस्ट बाद आप एग्जाम्पल नंबर 10.9 पर जाइएगा. मतलब वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जो भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर, जो मैंने आपको आज के लेक्चर में सिखाई हैं या प्रीवियस लेक्चर में सिखाई हैं, वो सारी आपकी वहीं पर टेस्ट कर लेगा. ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज. तो इसको बच्चों आप सॉल्व करिएगा. इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, क्योंकि एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चेन बाय चेन स्टेप है. आपने लेडर टू लेडर क्लाइम करना है. फर्स्ट क्लाइम दी फर्स्ट लेडर, देन सेकंड, देन थर्ड. ओके. तभी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर आपको समझा दी हैं इनको हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं. जो आगे चैप्टर्स आएंगे, जो वहाँ से अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, ये आप मान करके चलिए. सो फॉर टुडेज लेक्चर that's all from my side, and with this lecture we had completed our chapter number 10 haloalkenes and haloarenes. So thank you very much.